exercise, good evening, exercise 4, question 1 and 2, any doubt? 1 and 2 quickly. 1 का D, 1 का D में तुमको ये फील आ रहा है क्या कि W वेक्टर को U एंड V में ऑब्टेन करते हैं? ठीक है, 1 का D। तो ये वेक्टर इक्वेशन जैसी सिचुएशन नहीं है कि सर लेट्स ऑब्टेन W इन टर्म्स ऑफ U एंड V। तो तुम तो जानते हो मैं वेक्टर इक्वेशन कैसे करता हूं, क्रॉस विद U, V क्रॉस U, सबको पता है मैं VTP से जाता हूं, है ना। तो W क्रॉस U, तो इट कम्स आउट W डॉट U वेक्टर U माइनस U डॉट U W वेक्टर। नाउ U डॉट U तो 1 है ना, यूनिट वेक्टर, माइनस W, और पहली टर्म आ गई W क्रॉस U। तो अब तो तुम जानते हो कि सर W क्रॉस U का आप क्या करने वाले हो। तो W क्रॉस U इज V माइनस W, यहां तक ठीक। अब मुझे ऐसा लगता है कि W डॉट U निकालने के लिए वापस इक्वेशन को देखो और डॉट विद U ले लो। तो W डॉट U बराबर V डॉट U, तो इसको यहीं पर चेंज कर दो कि सर ये V डॉट U हो गया, सही है। बस तो W वेक्टर इज V प्लस U क्रॉस V। कैलकुलेशन मेरी सही है कि नहीं देख लो, है ना। प्लस वो क्या लिखा हुआ है, U डॉट V लिखा हुआ है ना, U डॉट V वेक्टर U हाफ। क्विकली, इज दिस करेक्ट? नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन बॉक्स UVW। तो इस क्वांटिटी का U क्रॉस V से डॉट ले लो, बॉक्स UVW। तो U क्रॉस V से डॉट 0, ये भी 0, और ये आ गया हाफ मॉड स्क्वायर। ठीक, अब मानते हो आई नो मॉड U, आई नो मॉड V, केवल एंगल बिटवीन अटक रहा है। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो कि सर ये हाफ साइन स्क्वायर थीटा हो गया और इसकी मैक्स वैल्यू हाफ, और ये मैक्स होने के लिए थीटा को 90 होना पड़ेगा। ठीक, और तुम चाहो तो तुम इसको लैग्रेंजियन से भी कर सकते हो कि सर मॉड U स्क्वायर मॉड V स्क्वायर माइनस U डॉट V स्क्वायर। तो ये 1 माइनस U डॉट V स्क्वायर। तो मानते हो ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 दिख गई मुझे, ये क्वांटिटी मैंने कहा ना लैग्रेंजियन आइडेंटिटी, 1 माइनस U डॉट V स्क्वायर, तो दैट इज डेफिनेटली लेस इक्वल टू 1, तो लेस इक्वल टू हाफ। और इक्वालिटी का भाई जब U डॉट V 0, 1 का C तो यार बहुत ज्यादा इजी था, लोगों को ओरली दिख रहा है कि सर ये जो V वेक्टर है वो U का परपेंडिकुलर है ना। लोगों को ओरल दिख रहा है, क्यों? वो दिख रहा होगा कि हाँ सर ओरल दिख रहा है। और अब आपको मॉड V निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू मॉड A क्रॉस B। लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि सर A क्रॉस B जो है उसको आंसर U में देना है। तो किसी को U वेक्टर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिखाई दिया कि सर ये जो U वेक्टर है A एंड B यूनिट वेक्टर्स, तो A डॉट A, देखना ध्यान से देखना, माइनस A डॉट B। तो मेरे ओपिनियन में ये VTP लिखा हुआ है, नियरर वेक्टर A क्रॉस B, A क्रॉस, देखना ध्यान से देखना, ये लिख रहा है। तो जो U वेक्टर है वो एक्चुअली इसके बराबर है। मैंने A के कोफिशिएंट को 1 पहचान लिया,
गलत कर दिया क्या मैंने? ए डॉट बी वेक्टर ए, तो यहां बी होगा, फिर ये बी होगा, बी बी नहीं नहीं, एक सेकंड, गलत कर रहा हूं यार मैं, ठहरो ठहरो ठहरो। ए डॉट बी वेक्टर ए, उल्टा लिखो जरा एक बार, क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर बी। अब सही है क्या? अब सही है ना? अब ठीक है ना? मेरे ख्याल से अब ठीक लिख दिया मैंने। यू वेक्टर, नहीं इसमें कुछ गलत है क्या? ए डॉट ए वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी वेक्टर ए, ये क्या हुआ? ठीक है, और इसको अगर बी पढ़ लिया जाए, ए एंड बी दोनों ही यूनिट है ना, बी डॉट बी पढ़ना पड़ेगा ना। एक्चुअली देख के फीलिंग आ रही है कि ये वीटीपी लिखा हुआ है, एक मिनट देखने दो मुझे। बी डॉट बी वेक्टर ए, बी डॉट ए वेक्टर बी, हाँ अब मैच कर रहा है। तो आई थिंक रीड लाइक दिस। अब ठीक है, अब ठीक है। अरे बी डॉट बी लिखो चाहे ए डॉट ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक, तो अभी ठीक है। मॉड यू इज व्हाट? मॉड यू बराबर मॉड बी मॉड ए क्रॉस बी। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर ये बी और ए क्रॉस बी के बीच का कितना एंगल होगा? वेक्टर बी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल 90 होगा। तो मेरे ख्याल से मॉड मॉड साइन 90, समझ गए? बस अब तो ऑप्शन चेक कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बताना है मुझे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरम फॉर स्पेस, सेकंड पार्ट कुछ लोग पहचान गए सर ये एक सवाल क्लास में किया हुआ है। ये जो भी हाई फाई एक्सप्रेशन है, ये बॉक्स एबीसी इंटू वेक्टर डी बन जाएगा, है ना? कराया था मैंने, क्लास में कराया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, थर्ड का बी क्लास के एंड में पूछना, ठीक है? मतलब क्लास का एंड मतलब डिस्कशन का एंड। तो अभी अभी थर्ड के बी को थोड़ा होल्ड करो, क्योंकि मैंने कॉन्करेंसी का एक भी प्रॉब्लम नहीं कराया, तो इसको थोड़ा अलग से करते हैं ना। फोर्थ का, हाँ फोर्थ का 4। अरे तो फिजिक्स का सवाल है यार, मोमेंट क्या होता है? टॉर्क आर क्रॉस एफ। तो फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 अलोंग डायगोनल ऑफ फेसेस थ्रू पी। तो तुम पी को मान लो ना ओरिजिन कि सर बेस्ट वर्टेक्स इज ओरिजिन, मैंने ओरिजिन को पी मान लिया। तो यहां से फेस डायगोनल, एक फेस डायगोनल 1,1, एक फेस डायगोनल 0,1,1 और एक फेस डायगोनल 1,0,1। तो मोमेंट जानते हो कि ये आर वेक्टर हो गया फेस डायगोनल, तो दैट इज आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग, ठीक है? ये यूनिट वेक्टर बोला गया है ना, फोर्स एक्ट अलोंग दिस, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाओ, गलत हो जाए तो बता देना। इंटू 2, दिस इज फोर्स वेक्टर F1, इसी तरह से F2 3 J प्लस के √2, और इसी तरह से थर्ड फोर्स, ठीक है? बस ठीक है, खुद लिख लो कि तीनों फोर्सेस बता दी मैंने, और फिर तुमको मोमेंट किसके अबाउट लेना है? कॉर्नर अपोजिट टू पी। तो अपोजिट टू पी कॉर्नर ये रहा, है ना? तुमने पहला लेक्चर सुना होगा। तो ओरिजिन का अपोजिट कॉर्नर ये कहलाता है, विच इज 1,1,1। तो योर आर वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप,
तो R क्रॉस F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों फोर्सेस निकाल दिए हैं, जोड़ लेना, R वेक्टर से क्रॉस ले लेना। ना तो मैं 4 का सेकंड बता पाऊंगा, ना मैं 4 का थर्ड बता पाऊंगा, ठीक है ना, इतने गधे लोगों को नहीं बता पाऊंगा मैं। अप टू 5 इज डन, ओके। अप टू 10, 6 to 10, 5 का A, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन। हाँ, इसको तुम निकालना, ठीक है, कि दो एडजेसेंट साइड ए वेक्टर बी वेक्टर है तो डायगोनल क्या होती है ना। तो शायद जानते होगे कि एक डायगोनल ए प्लस बी होती है, एक डायगोनल ए माइनस बी होती है। तो इसकी मदद से आराम से साइड वेक्टर निकल आएंगे। फाइव का बी पार्ट डिटर्मिनेंट है, दोनों साइड से आई कैप जे कैप के कैप को इक्वेट कर लेना, उससे एबीसी में 3 इक्वेशन बनेगी। अब कुछ लोग डिटर्मिनेंट पढ़े हुए हैं, दे विल से कि सर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एबीसी एंड आई वांट नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल, तो सीधा डिटर्मिनेंट 0। हाँ, 8th 9 का बी, 8th प्रॉब्लम। दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है। हाँ, हिंट ना, ठीक है, चलो हिंट देता हूं। दो वेक्टर को तुमको पता होगा ना कि जो आई कैप जे कैप में दिया है उसको पैरेलल प्रूफ करने का क्या तरीका होता है, प्रपोर्शनल, आई का रेशियो जे का रेशियो बराबर, ये प्रूफ करना है। तो तुम क्या करो, F1t अपॉन G1t बराबर F2t बराबर अपॉन G2t, ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट समझ में आया, फॉर सम टी। लेकिन तुमको कुछ याद है, जब मैंने कैलकुलस पढ़ाया था उस वक्त मैंने कहा था मुझे जीरो प्रूफ करना अच्छा लगता है। अब तुमको लगता नहीं सर ये डिवाइड को क्यों लिखते हो, अपॉन क्यों लिखते हो, अपने क्वेश्चन को रीअरेंज कर लो। F1 अपॉन G1 बराबर F2 अपॉन G2 को क्यों नहीं F1 इंटू G2 माइनस F2 इंटू G1 जीरो प्रूफ किया जाए, ठीक है। कुछ लोग समझ गए, F1t इंटू G2t माइनस F2t इंटू G1t को जीरो प्रूफ करना है, ठीक, फॉर सम t 0 to 1 इंटरवल। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर इसमें ये कंटिन्यूस फंक्शन लिखे हुए हैं, है ना, F1 F2 G1 G2, तो शायद फील आ गया कि सर ये पक्का IVT से हो रहा है। तो इसे कॉल करो सम HX, F1t G2t माइनस F2t G1t को कुछ HT बोल दो। अब तुम आराम से क्या करना, ऑप्टेन H0 ऑप्टेन H1, और रही बात H0 तो तुमको F1 0 चाहिए होगा, तुमको G1 0, तुमको F2 0, तुमको G2 0, वो ये गिवन इंफॉर्मेशन से मिल जाएगा। तो तुम निकालोगे तो देखना वो अपोजिट साइन आ जाएगा। 7 का ए तो यार बिल्कुल इजी था कि सर इसमें डज नॉट एक्सीड, तो लोगों ने तो बगैर मेहनत के आंसर कर दिया कि सर 9 इसका आंसर होगा, है ना, क्योंकि अगर नंबर 8 से छोटा है तो फिर तो 9 से छोटा भी आंसर हो जाएगा, है ना, और ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, तो इसलिए इनमें जो सबसे बड़ा आंसर है ना वो लगाओ, ठीक है। बाकी जो लोग मुझको जानते हैं दे नो कि सर जब भी आप 2 एट ए टाइम क्वेश्चन आता है ना, 2 एट ए टाइम, तो आप सम का स्क्वायर बोलते हो, है ना। तो इसको तुमने खोल दिया, 7 का ए ओपन कर दिया, मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तो अब कुछ लोग समझ गए कि सर ये टर्म क्रिएट हुई और उधर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू यूज करके 6 आ गया, ठीक। अब यहां से इंस्पिरेशन उठाया कि यार जब भी 2 एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन होते हैं तो सबको जोड़ो और स्क्वायर कर दो। तो मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए कि आई विल बी यूजिंग दिस स्क्वायर, है ना, एंड डेफिनेटली दिस स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो बस यहां से 3 2 सिग्मा ए डॉट बी, तो आई थिंक माइनस 2 ए डॉट बी इज ग्रेटर इक्वल टू 3, तो माइनस 2 ए डॉट बी ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू, सॉरी,
नहीं गलत बोल दिया क्या? ग्रेटर इक्वल टू 0 सही तो लिखा है। अच्छा अच्छा, इनइक्वालिटी गलत लिख दी। ये ये है ना, तो -2 a डॉट बी लेस इक्वल टू 3, लेस इक्वल टू 6 + 3 9। और कुछ लोग तो वैल्यू भी बता देंगे कि सर ये 9 कब आएगा, जब ये टर्म, जब ये 0 बनेगा। और ये 0 कब बनेगा, जब a + b + c इज नल वेक्टर। तो अब तो कुछ लोग मुझे और भी आगे की बात कर देंगे कि सर वो जो ABC है ना, पोजीशन पॉइंट, उसका ओरिजिन से सबका डिस्टेंस इक्वल आ गया। अगर आप वेक्टर ABC को लेके 3 पॉइंट एज्यूम करो, तो 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर एज्यूम करो, तो ओरिजिन इज सर्कम सेंटर, क्योंकि मॉड सबका 1 है ओरिजिन से, और साथ ही a + b + c बाई 3 0 भी आ गया, इक्विलेटरल। अप टू 10, 8 तो मैंने बता भी दिया, 10th। क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स। ओके, तुमको एक चीज बताओ, L³ 3, IIT वाले बहुत लीनियंट है ना, प्रॉपर हिंट के साथ देते हैं कि देखो ये 9 नंबर्स हैं, A1 B1 C1 2 2 2 2 3 3 3, 9 नंबर्स, लेकिन इनको 3 नंबर रीड करो। और 3 नंबर भी कैसे रीड करो, वेक्टर के कंपोनेंट एक साथ, A1 + A2 + A3, इस पूरे को एक सिंगल नंबर रीड करो, ठीक। और इसी तरह से B1 B2 B3 सिंगल नंबर, C1 2 3, ठीक। और वो कह, हाँ क्यूब की फील्ड, क्योंकि सर AM ग्रेटर इक्वल टू GM है ना, तो AM ग्रेटर इक्वल टू GM आई एम अप्लाइंग। तो एक काम करूं, यहां पर क्यूब कर दूं, अरे अदरवाइज यहां पर क्यूब रूट लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3, यहां तक पहुंच गया मैं, यहां तक ठीक। वो आंसर से हिंट उठाया ना कि यार L³ लाना है आंसर, तो ये L³ लिखा हुआ है, तो L³ इज ग्रेटर इक्वल टू। अब मुझे बताओ, क्या तुम समझते हो कि सर इस क्वांटिटी को आप खोलोगे ना तो ये 9 नंबर्स देगा। मन में इसको खोल दो कि मैंने खोल दिया, 3 3 के कॉम्बिनेशन 9 टर्म्स आ गए। अच्छा, और तुम ये भी देख पा रहे हो कि सर ये A1 B1 C1 ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, नॉन नेगेटिव, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव, ठीक। अब तुमको इस क्वांटिटी को वॉल्यूम से बड़ा दिखाना है, तो तुमको लगता नहीं सर वॉल्यूम तो बॉक्स प्रोडक्ट होता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर इसको अगर आप खोलोगे तो ये 6 नंबर्स आएंगे, 3 3 के कॉम्बिनेशन 6 नंबर्स, ठीक। और देखना ये जो 6 नंबर देगा ना, वो 6 नंबर यहां भी प्रेजेंट होंगे। चाहो तो ढूंढ लो कि सर A1 B2 C3 ढूंढो कहाँ है ना, देखो A1 B2 C3, मिले ना वो सारे नंबर। लेकिन यहां पर तुमको ये भी समझ में आई कि सर यहां तो प्लस माइनस चल रहा है, जबकि यहां तो ऑल प्लस चल रहा है, ठीक। सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स ऑल प्लस। तो मुझे लगता है कुछ लोग समझ गए कि सर ठीक है, ये क्वांटिटी आपके वॉल्यूम से बड़ी है, अनडाउटेडली। बुद्धि लगाओ क्या कर दिया मैंने, ठीक। अरे 6 नंबर, 9 नंबर, 9 नॉन नेगेटिव नंबर्स, 6 नंबर वो भी प्लस माइनस के साथ, यहां तो ऑल प्लस के साथ। कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात को, ये सर तो हो गया तो ठीक। बाकी अगर तुम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करना चाहो तो मैं वो भी बता सकता हूं। इसी बात को तुम ऐसे भी जा सकते हो कि A1 + 2 + 3, तुम कह सकते हो कि सर मुझे मॉड A मॉड B याद है ना, कि एक पैरेललोपाइड विथ 3 A B C कॉन्करेंट एजेस, तो कुछ याद है
मॉड के टर्म्स में लिख पा रहा हूं कि सर ए और बी के बीच का एंगल थीटा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट आया ए क्रॉस बी का, है ना, उसका, अरे याद करो यार, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड सी कॉस फाई। क्या ये वॉल्यूम होता है कि नहीं? कोशिश करो सोचने की कि हाँ ये पढ़ाया था आपने। तो तुम इस आइडिया से भी जा सकते हो कि a1 + 2 + 3, हालांकि ये बेस्ट सॉल्यूशन है जो मैं दे चुका हूं, 1 + 2 + 3, क्योंकि मैं मॉड ए क्रिएट करने जा रहा हूं, इसका स्क्वायर कर दो, सिग्मा a1 स्क्वायर 2 सिग्मा a1 a2। मानते हो ये क्वांटिटी क्लियरली सिग्मा a1 स्क्वायर से बड़ी है, ये नॉन नेगेटिव है भाई, ग्रेटर इक्वल 0। तो मानते हो a1 + 2 + 3 इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ए, मॉड ए प्रूव हो गया। तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी आ गया, ग्रेटर इक्वल टू मॉड ए, ग्रेटर इक्वल टू मॉड बी, ग्रेटर इक्वल टू मॉड सी। ठीक, अब तुम समझ गए कि सर ये क्वांटिटी फर्दर मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी से बड़ा होता है साइन थीटा कॉस फाई। जानते हो ना, साइन थीटा लेस इक्वल टू 1, कॉस फाई लेस इक्वल टू 1, और ये क्वांटिटी है आपका वॉल्यूम। डन। बाकी वो पिछला सॉल्यूशन मैंने कहा ना, दैट वाज मच बेटर। अप टू 10 डन। कितने दिए थे मैंने? 12 तक दिए थे ना, 11 एंड 12, नहीं 13 तक दिए थे, अप टू 13 क्विकली। 12 तो करने को मना किया था, जल्दी बोलो भाई। 13th 11th पे बताऊं क्या दिक्कत है, बताता हूं। तुमने बॉक्स प्रोडक्ट को खोला तो वो एक क्यूबिक आता है ना आदित्य, कुछ क्यूबिक आई थी, ए क्यूब, मुझे ठीक से याद नहीं है क्या आई थी, है ना, समथिंग ए समथिंग, ऐसा कुछ आता है। तो एक चीज बताओ, एक क्यूबिक की वैल्यू 0 हमेशा आती है कि नहीं आती है? ना डिफरेंशिएट मत करो, वॉल्यूम उसने मिनिमम पूछा है, तो हमको लोकल मिनिमम आंसर थोड़ी निकालना है कि फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू। समझ रहे हो बात को? अगर उसने लोकल मिनिमम वैल्यू पूछा होता है कि फंक्शन मिनिमम, फंक्शन मिनिमम की बात अलग होती है कि सर ये एक फंक्शन है आपका ऐसा, ठीक, एक क्यूबिक फंक्शन। तो एक्चुअली अगर तुमसे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछते हैं तो वो लोकल मिनिमम मीनिंग बोलता है, लोकल मिनिमम, ठीक। तो ये है लोकल मिनिमम, दिस इज नॉट लोकल मिनिमम। लेकिन प्रॉब्लम यहां चेंज हो गया, प्रॉब्लम यहां वॉल्यूम की हो रही है बात, वॉल्यूम शुड बी मिनिमम। तो सबसे छोटा वॉल्यूम का आंसर करेंगे या कि लोकल मिनिमम वॉल्यूम आंसर बताएंगे? तो सबसे छोटा वॉल्यूम तो ये हुआ ना सर कि सर वॉल्यूम 0 संभव है, ठीक, और वो जो 0 वॉल्यूम है ना, वो इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। तो यार आपने हमसे वॉल्यूम मिनिमम पूछा था, ना कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, राइट। अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो मैं भी यही आंसर करता, जो कि ऑप्शन तुम कह रहे हो +-1/√3, है ना। डन। प्लस माइनस नहीं, वो तुम चेक कर लोगे कि सर कहां पर माइनस से प्लस, है ना, याद होगा ना मिनिमम पर डेरिवेटिव का साइन चेंज कैसे देखना होता है, माइनस से प्लस। नहीं, अभी जो क्वेश्चन की बात हो रही है वो बात करो। 9 के बी में एक्चुअली बॉक्स यूवीडब्ल्यू में तुमको बस इतना ध्यान देना था कि वी वेक्टर इज कंप्लीटली नोन, ओरली सुन लो, वी वेक्टर कंप्लीटली नोन, डब्ल्यू वेक्टर कंप्लीटली नोन, तो तुम क्यों नहीं u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू पढ़ लो, है ना। तो मानते हो v क्रॉस डब्ल्यू आईजेके में निकल आएगा, अरे डिटर्मिनेंट, तो v क्रॉस डब्ल्यू आईजेके में आ गया। अब इसका u के साथ डॉट, तो क्या मॉड u मॉड v क्रॉस डब्ल्यू इंटू कॉस थीटा। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर मैक्सिमम आंसर चाहिए तो कॉस थीटा को 1 ले लो, ठीक है। तो आंसर डायरेक्टली
मॉड v क्रॉस w आंसर हो गया, क्योंकि मॉड u तो 1 है। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर। मैंने क्या कहा, बॉक्स यूवीडब्ल्यू की मैक्स वैल्यू इज मॉड ऑफ v क्रॉस w। ओके, 13 पूछा है ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, यूवीडब्ल्यू 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, ठीक है, एंगल बिटवीन यूवी अल्फा एंड सो ऑन along bisectors. Okay, x is vector along bisector of alpha angle. तुम तो जानते हो मैं वेक्टर के टेल ज्वाइन करता हूं, तभी तो एंगल निकलता है। दिस इज u वेक्टर, दिस इज v वेक्टर, ठीक। नाउ आई वांट अ वेक्टर विच इज along their bisector, इन दोनों का बाइसेक्टर के along, ठीक है, अल्फा का along। फाइन। तो अब मुझको बताओ, तुमको लगता नहीं सर यूनिटी लेंथ ले लो। अगर मैं एक रोम्बस बना दूं कि लेट्स टेक, अच्छा यू एंड वी दोनों यूनिट वेक्टर ही तो हैं, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो तुमको पता है कि सर अगर इसको एडजेसेंट साइड लेके रोम्बस पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए तो वो रोम्बस होगा। और रोम्बस में तुमको पता है कि जो डायगोनल होता है वो अलोंग बाइसेक्टर होता है, यही है एंगल बाइसेक्टर अल्फा बाई 2। सही, रोम्बस है ना, रोम्बस। तो एक्स वेक्टर, तो मेरे ख्याल से एक्स वेक्टर जो है वो u प्लस वी हो गया, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ। अब तुमको चाहिए क्या, एक्स वेक्टर यूनिट वेक्टर है अलोंग, तो इसे यूनिट वेक्टर बनाओ भाई। एक्स वेक्टर इज नॉट इक्वल टू दैट, एक्स वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग दैट। जल्दी से सोचो इस बात को, ये एक्स वेक्टर के बराबर नहीं है, एक्स वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर होगा, ठीक। अब मुझे बताओ, क्या तुम ज्योमेट्री से सोच सकते हो कि सर मॉड u प्लस बी ये लेंथ, तो यार इसको ज्योमेट्री से कर देते हैं कि देख ये अल्फा बाई 2 है, ये 1 है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये कॉस अल्फा बाई 2 हो गई फ्रॉम दिस राइट ट्राइंगल। रोम्बस है ना, तो जानते हो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, तो दिस इज 1 कॉस अल्फा बाई 2, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 2 कॉस। अननेसेसरी क्यों कैलकुलेशन करते हो, जो बात डायरेक्टली मुझको दिखाई दे रही है ना। दिस इज योर एक्स वेक्टर। अदरवाइज तुम तो जानते हो कि सर जब हम मॉड में फंस जाते हैं तो हम लोग स्क्वायरिंग करके निकल जाते हैं कि चलो मॉड u प्लस वी का स्क्वायर कर दो, तो यू कैन ऑब्टेन लाइक दैट ऑल्सो, ठीक। बस इस तरह से x आ गया, y आ गया, z आ गया। अब तुमको करना क्या है, x क्रॉस y, y क्रॉस z, तो तुमको फॉर्मूला रटा हुआ है ना कि सर वो x क्रॉस y, y क्रॉस z, z क्रॉस x आपने कहा था रट लो, तो यूजिंग दैट रिजल्ट इट इक्वल स्क्वायर, ठीक। अब पुट करो u प्लस बी, मानते हो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट, फर्स्ट रो डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को आपने 2 cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर रखा है, तो अगर मैं बाहर निकाल दूं 2 cos अल्फा बाई 2 बाहर, सोचो सोचो, फर्स्ट रो से कॉमन आ गया, सेकंड से कॉमन आ गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 cos अल्फा बाई 2, 2 cos बीटा बाई 2, 2 cos गामा बाई 2 हर रो से बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन। अरे अब तो डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, है ना, कि सर डिटर्मिनेंट में तो हमारा हाथ बहुत अच्छा है, ये रहा होल स्क्वायर, समझो। तो मुझे लगता है अब आंसर हो गया। किसी को याद आया सर ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन याद है, 2 टाइम्स बॉक्स यूवीडब्ल्यू, याद करो, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन जिसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन मैंने तुमसे कहा था, बताओ, है ना। आई थिंक प्रॉब्लम ओवर। 8, अरे ये 8 आएगा भाई, 1/2, 1/2, 1/2, ये 8 हो गया, 8 cos अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 2 का स्क्वायर 64, और ये 4, 2 का स्क्वायर 4, 1/64, 16। तो मेरे ख्याल से आंसर मैच कर गया, डन।
डिस्कशन ओवर। यार ऑर्थोसेंट्रिक क्यों तुम लोग पेन लेते हो? 6 का बी, ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस दिए हैं, ऑर्थोसेंटर भी दिया है, थर्ड वर्टेक्स बताओ। ठीक, तो तुम डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करते हो? ABC C फाइंड करना है, इट इज नोन, ऑर्थोसेंटर इज ऑल्सो नोन। तुमको तो पता होना चाहिए कि सर आप सारे क्वेश्चन ऑर्थोसेंटर के इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड से करते हो, है ना? तो मुझे लगता है कि तुम लाइन की इक्वेशन लिख दोगे, AH। बस ओरली बात सुनना, तुमको लगता है सर AH लाइन जानते हो की मदद से ये पॉइंट सम लैम्डा पॉइंट, ठीक, C निकालना है ना, यू नो H, यू नो A, ये फाइंड करना है। इसकी इक्वेशन लिख दी, इसकी इक्वेशन लिख दी, कुछ लैम्डा में आ जाएगा ना, और इसकी इक्वेशन लिख दी। H पता है मुझे, तो मैं डॉट प्रोडक्ट AB से ये H कहां चला गया? 2 पोजीशन वेक्टर्स, ऑर्थोसेंटर, थर्ड वर्टेक्स, एल्टीट्यूड की इक्वेशन वेक्टर से करूंगा, लैम्डा में आ गई, ये लाइन की इक्वेशन से ये पॉइंट आ गया। तो यार ठीक तो है, फिर तो ये भी हो गया कि सर अब ये पॉइंट आपका AH की इक्वेशन, क्या कर रहा हूं मैं? हाँ वही ए परपेंडिकुलरिटी लगा रहा हूं, AB परपेंडिकुलर टू HC लगा रहा हूं, HC AB परपेंडिकुलर। इसको किसी लाइन पर सिंगल वेरिएबल लिखना चाह रहा हूं मैं x, y नहीं लिखना चाहता। अच्छा तुम ठीक है यार, एक्स वाई से ही करो, हटाओ, छोड़ो, दिमाग मत लगाओ। 2 डिग्री सर इसको एक्स वाई मानिए, मैं एक्चुअली लैम्डा पर जाना चाह रहा था, लाइन पर, है ना, हटाओ। एज्यूम x, y, इसको h से ज्वाइन करो, एक इक्वेशन AB के साथ डॉट 0, ठीक है, और एक इक्वेशन तुम्हारा BH कि सर BH, H और B नोन है, और A और H भी नोन है, ठीक है ना। 2 इक्वेशन 2 अननोन। अच्छा सॉल्यूशन, मैं भी अच्छा सॉल्यूशन ही सोचने की कोशिश कर रहा था, रुक मैं एक सेकंड है। लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, AH की इक्वेशन आ गई, है ना, B मेरे ख्याल से वही करो है, डॉट प्रोडक्ट ही 0 करो, वही ठीक है, हटाओ, कि सर डॉट प्रोडक्ट ही ठीक है, ठीक है ना। AH का डॉट BC और BH का डॉट CA, यही अच्छा सॉल्यूशन है, मुझे मुझे मेरे हिसाब से तो यही ठीक आ रहा है, नहीं नहीं अच्छा सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है।
इसको एक्स वाई मान के ही ठीक है। अरे यही बेस्ट है यार, बी एच डॉट सी ए एच डॉट बी सी। मेरे ख्याल से इससे इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चलो भाई खत्म करो, बस बहुत हो गया। एक थर्ड का बी रह गया ना, कॉन्करेंसी। पहले एक जनरल आइडिया बता देता हूं कि कॉन्करेंसी के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अरे आज मुझे बहुत सारी थ्योरी पढ़ानी है मालूम है तुमको, प्लेन पूरा खत्म करना है आज। ओके, कॉन्करेंसी का एक पहले तुमको एक आइडिया इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि हाउ टू डू। फॉर एग्जाम्पल मैं एल्टीट्यूड की बात करूं कि वेक्टर की मदद से प्रूव करो कि एल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होता है। ठीक है, तो तुम एक काम किया करो, यूजिंग वेक्टर तुम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज्यूम कर लो। अब वैसे इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं रह गया, अब कैसे वो प्रूव दैट पूछेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कॉन्करेंट प्रूव करना है, तो मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लिया। अब ऐसा ये टाइम टेकिंग है, लेट्स कंटिन्यू विद प्लेन, नेक्स्ट क्लास में पूछना। ठीक, टाइम की लिमिटेशन। बस मैं तुमको एक ऊपर ऊपर का सुपरफिशियल आइडिया देता हूं, एक हल्का सा, कि कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस, बस ओरली आइडिया सुनना, इसको घर पे करना। ठीक है, कि तीन लाइन कॉन्करेंट प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, दो को कॉन्करेंट मान लेते हैं कि सर ये पोजीशन वेक्टर मान लीजिए। ठीक, अब एक रिलेशन तो इसके थ्रू आ गया दिस, और एक रिलेशन इसके थ्रू आ गया। अब तुम प्रूव करो कि अगर मैं इसे ज्वाइन करूं तो ये थर्ड को परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ ऐसा ही कुछ थॉट तुम्हारे अगले क्वेश्चन लगना है। ठीक है, तो अगर समय बचा तो आखिरी में चलते चलते बता दूंगा। ठीक है, वो फिजिक्स का आखिरी का जो समय बचेगा ना, उसको यूज करके मैं तुमको आखिरी सवाल बता दूंगा। चलो, बाकी अब तो ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। तो लास्ट क्लास में मैंने प्लेन की इक्वेशन की बात की थी, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो एंड में मैंने कुछ एक हिंट दिया था लाइक दिस, कि सच इक्वेशन रिप्रेजेंट अ प्लेन। तो बहुत फास्ट बात को समझना, तुम एक काम करो, एक्स वाई प्लेन लो, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक, अगर एक्स वाई प्लेन में ये इक्वेशन को हम देखें तो तुम जानते हो कि सर ये लाइन है इन एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो 2x + 3y कुछ आ गया, ये आ गया। अब तुम जस्ट फील करो कि सर ये इक्वेशन को मैंने z बराबर 0 पे देखा। ये प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन की खुद की इक्वेशन क्या है, z0। ठीक, अब क्या तुमको लगता है कि मैं कहूं कि z की कुछ नई वैल्यू लो, z = 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो अगर z = 1 देखें तो क्या फील नहीं हो रहा कि सर इसका पैरेलल ये प्लेन बन गया। ठीक, बिल्कुल बोर्ड का पैरेलल 1 डिस्टेंस पर ये रहा। तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर z = 1 पर अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो फिर से एक लाइन बनेगी, बिल्कुल पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक, तो क्या अब जस्ट इमेजिन करते जाओ कि इस तरह से z को अगर मैं कंटिन्यूस सारी वैल्यू देता जाऊं, z = 0.00, तो देयर यू गेट अ लाइन, देन अगेन यू गेट अ लाइन। तो वो सारी लाइंस तुमको लगता नहीं कि सर एक प्लेन बना गई। ठीक है, तो एक प्लेन फॉर्म हो गया। ठीक, तो हमने जस्ट विजुलाइज किया है। ठीक है, लेकिन बस मैं तुमको इस बात को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि एक्चुअली व्हाट वी हैव डन इन एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट एक्चुअली वाज प्रॉब्लम इन एक्स वाई प्लेन। तो ये इक्वेशन तुमको दिया गया था और एक इक्वेशन तुमको साइमल्टेनियसली बताया गया था। ठीक है, कि इन एक्स वाई प्लेन व्हाट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो बेसिकली यू आर डीलिंग विद पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस एंड दिस। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से भी एडवांस है।
3D ज्योमेट्री में तो हम अभी एक प्लेन पढ़ने जा रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको 2 प्लेन पढ़ा दिए गए। ठीक, अब मानते हो 2 प्लेन का कॉमन पॉइंट, 2 प्लेन का कॉमन पॉइंट का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, अब तुमको लगता नहीं कि सर ये 2 प्लेन है, देखिए ये 2 प्लेन है, ठीक है, तो तुमको लगता नहीं कि सर 2 प्लेन का इंटरसेक्शन कहां है? ऑन अ लाइन, एक लाइन पर 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आई थिंक नाउ यू गॉट टू नो कि व्हाई दिस इक्वेशन इज अ लाइन। तो एक्चुअली हम जो कुछ भी पढ़ करके आए हैं 2D ज्योमेट्री में, उसमें एक बैक में कंडीशन लिखी हुई थी, वो थी z इक्वल टू 0। ठीक है, तो वहां पर हम एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स पढ़ के आ गए, एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स इज नथिंग बट अ लाइन। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ गई कि एस एल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही इक्वेशन लाइन क्यों थी। ठीक, जबकि 3 डायमेंशन में आते ही ये इक्वेशन प्लेन कहला रहा है। ठीक, ओके, नाउ आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने ये बात प्रूव किया था कि एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ प्लेन in xyz where not all of alpha beta gamma is 0। कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक, देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ प्लेन। फाइन, अब मैथमेटिकली समझते हैं कि लॉजिक से तो हम समझ जाएंगे, लेकिन मैथमेटिकली समझते हैं। टू डिटरमिन अ यूनिक प्लेन, इफ आई गिव यू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स lying on plane, lying on plane will determine a unique plane। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दिए जाए तो प्लेन विच कंटेन ऑल 3 विल बी यूनिक। ठीक, इसको तुम लॉजिक से तो आराम से सोच पा रहे हो कि सर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो इन तीनों को ज्वाइन करके ट्राइंगल बना लो, और ट्राइंगल को खुद एक प्लेनर फिगर है, तो ट्राइंगल को कंटेन करने वाला एक यूनिक प्लेन ही तो होगा। सही है, तो लॉजिक से तो दिख रहा है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है मेरे पास, है ना। चलो पॉइंट्स को कुछ कॉल कर देते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक, एंड x3 y3 z3। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है। मानते हो तुम्हारी अभी प्लेन की इक्वेशन में तुमको क्या लगता है कि सर 4 पैरामीटर, तुमको ऐसा फील हो रहा है ना कि अल्फा बीटा गामा डी, तुमको 4 पैरामीटर दिख रहे हैं ना, लेकिन वो 4 नहीं है, यू कैन मेक 3, तुम इसको 3 बना सकते हो। कैसे? कहना सर अल्फा बीटा गामा सारे तो 0 है नहीं, आपने बोला हुआ है, ठीक, कम से कम एक नॉन जीरो है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लो किसी एक को नॉन जीरो, मान लो कि अल्फा नॉन जीरो, लेट, तो मैं एक पैरामीटर कम कर सकता हूं कि सर वो अल्फा से डिवाइड करा दीजिए। तो क्या अब तुमको लगता नहीं कि सर ये 3 पैरामीटर है? तो क्या अब मैं मैथमेटिकली बोल दूं कि मुझको 3 पैरामीटर ऑब्टेन करने के लिए मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए? तो अब मुझे मैथमेटिकल प्रूफ मिल गया। सेम बात जो मैं लॉजिक से कह पा रहा था
कि अगर आप मुझे 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन प्लेन दे देते हो तो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस इज सम p, दिस इज सम q, दिस इज सम r। तो x1 y1 z1 पुट करोगे, वन इक्वेशन इन p q r। x2 y2 z2 पुट करोगे, x3 y3 z3 पुट करोगे, तो 3 इक्वेशन सॉल्व फॉर p q एंड r। बाकी चिंता मत करो, कोई ऐसा करता नहीं है, मैं तो जस्ट तुमको एक मैथमेटिकल आइडिया बता रहा हूं कि 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स विल डिटरमिन अ यूनिक प्लेन। मैथमेटिकली आई कैन प्रूव लाइक दिस। सही। अब चलो प्लेन की इक्वेशन निकाल के ही दे देते हैं कि सर अगर ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं तो प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, जब मैं याद करने का होगा तब मैं बताऊंगा क्या याद करना। ठीक है, जब तक मैं नहीं कहूं इसका मतलब है कि सर कुछ याद ही नहीं करना। ठीक है, lying on plane you are given 3 points x1 y1 z1। ठीक, अब जैसा कि तुमको आइडिया है कि लोकस की बात हो रही है, प्लेन की इक्वेशन मतलब लोकस, तो एक काम करते हैं ना, h कॉमा के, यार अब 2D में एच के था तो h कॉमा के कॉमा एल, लेकिन फिर इन द एंड तुम उसको एक्स वाई जेड करवाओगे, तो मैं डायरेक्ट एक्स वाई जेड लिखूं, एक्स वाई जेड। अब जो तुम में से समझदार लोग हैं ना वो कहेंगे कि सर ये 4 पॉइंट की मदद से 3 वेक्टर लिखी है आप तो, 1 वेक्टर 1 वेक्टर 1 वेक्टर। क्या मैं सीधा बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर दूं? 3 को-प्लेनर वेक्टर्स बॉक्स 0। तो बॉक्स के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका है डिटरमिनेंट 0। तो ओरली दिख रहा है कि सर ये तो खत्म हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है कि सर मत रटो, दिमाग को खुला छोड़ दो, है ना, सोचने के लिए। इजी। ऑब्वियसली डिटरमिनेंट को खोल करके तुमको इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। फाइन, अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, सब समझ में आएगा कि सर किस तरह से प्रॉब्लम अप्रोच करेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा कुछ थ्योरी है नहीं मेरे पास। मुझे तो बस इतना पता है कि यार एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है और एक पॉइंट ऑन प्लेन चाहिए होता है, बस। मैं तो इतने से पूरा प्लेन कवर कर सकता हूं। चलो मैं तुमको एक प्रॉब्लम देता हूं, ठीक, तुम उसका आंसर बताना। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ प्लेन containing a point having position vector vector A and parallel to two non-collinear vectors B and C। बताओ, इक्वेशन बताओ।
इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी, मुझे लगता है अब तक तुम लोगों ने सबने आंसर कर भी लिया कि सर वेरी इजी। हाँ बिल्कुल ठीक। ये क्या लिख रहे हो? मेरे ख्याल से नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, और ये जो बी वेक्टर है ये पैरेलल टू प्लेन है, क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब है अगर ये प्लेन का पैरेलल है तो एन वेक्टर का परपेंडिकुलर है। हाँ ठीक है अनमोल, है ना? प्रखर, ओके लेट्स सी नाउ। तो आई नो टू वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू दिस प्लेन, है ना, विच आर पैरेलल टू प्लेन। तो योर नॉर्मल वेक्टर is going to be perpendicular to both B क्रॉस C, और मुझे लगता है प्लेन पर एक पॉइंट भी मालूम है, पोजीशन वेक्टर A। अब तो तुमको प्लेन की इक्वेशन पता ही है क्या करना होता है, जनरल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर। तो एवरीवन आंसर्ड R माइनस A डॉट B क्रॉस C। ठीक, रटना मत, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, मगिंग की और फंसे। चलो इसी प्रॉब्लम को एक थोड़े डिफरेंट फॉर्म में आंसर लिखते हैं, इसी सवाल से कुछ और बातें सीखते हैं। मानते हो वेक्टर में इक्वेशन लिखना तो हम बहुत कंफर्टेबल हो गए, है ना, कि सर वेक्टर में प्लेन की इक्वेशन लिखना मुझे बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि हम थ्रू आउट वेक्टर से ही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, लाइन की इक्वेशन, है ना, सब में हमारा थॉट प्रोसेस वेक्टर से ही डेवलप हो रहा है। अभी सेम प्रॉब्लम को मैं इस तरह से अप्रोच कर रहा हूं, R माइनस ए बी सी। मानते हो ये तीनों वेक्टर, ये तीन वेक्टर पैरेलल टू सेम प्लेन है, बोलो हाँ। 3 वेक्टर्स आर पैरेलल टू सेम प्लेन। तो तुमको डेफिनेशन पता है ना, सेट ऑफ वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू सेम प्लेन को कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। हाँ बोलो जल्दी, इट मींस दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर को क्या मैं थ्योरम फॉर प्लेन की मदद से लिख सकता हूं कि अगर ये कोप्लेनर है तो आप कह सकते हो यूजिंग थ्योरम फॉर प्लेन इज सम लैम्डा बी प्लस म्यू सी, पढ़ा होगा तुमने। तो तुम प्लेन की इक्वेशन पैरामीटर में भी दे सकते हो, वेयर लैम्डा एंड म्यू इज व्हाट, दे आर एनी रियल नंबर। तुम जो मर्जी हो ले लो, लैम्डा को यू कैन पुट पाई और म्यू को यू कैन पुट -1, बिल्कुल पुट कर सकते हो। समझ पा रहे हो बात को? तो जैसे तुमने इक्वेशन ऑफ लाइन को पैरामीटर लैम्डा में देखा है ना, वैसे ही प्लेन को भी मैं पैरामीटर लैम्डा में लिख सकता हूं। दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो मतलब तुम सरप्राइज मत होना कि अगर कभी क्वेश्चन लिख करके आ जाए लाइक दिस, ठीक है, तो घबरा मत जाना कि यार ये कौन सी इक्वेशन आ गई, राइट? समझो बात को, समझो मेरी, है ना। तो आई थिंक दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ए प्लेन। ठीक, अब मैं अपने कंफर्ट की तरफ जा रहा हूं। मेरा कंफर्ट क्या है, अगर तुमको प्लेन की इक्वेशन ऐसे दे दिया ना, तुम, मेरा दिमाग काम करना ही नहीं शुरू करेगा, क्योंकि मुझे तो आदत है कि प्लेन की इक्वेशन दो तो मुझे उसका नॉर्मल वेक्टर दिखाई देना चाहिए, है ना, क्योंकि तुम देख रहे हो कि सर प्लेन के लिए आपका सारा थॉट प्रोसेस नॉर्मल वेक्टर से डेवलप्ड है। तो ठीक है, मुझे आंसर पैरामीटर में लिखना आता है, दिस इज वेरी गुड, राइट।
लेकिन मुझे नॉर्मल वेक्टर की फीलिंग नहीं आ रही कि यार ये इक्वेशन में नॉर्मल वेक्टर कौन है ना। तो एक काम करो, लेट अस चेंज दिस इक्वेशन इनटू वेक्टर। तुम जिस फॉर्म से फैमिलियर हो तुम इस इक्वेशन को उसमें चेंज करो, है ना। तो आई थिंक वी आर फैमिलियर विथ वेक्टर फॉर्म, आर डॉट वेक्टर बराबर स्केलर। इससे तो तुम बहुत अच्छी तरह कंफर्टेबल हो, है ना। तो मेरे ख्याल से मैं लैम्डा और म्यू को एलिमिनेट करूं। सोचो कि सर ये लैम्डा म्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, तो तुमको एक लाइन में आंसर मिल जाएगा कि बी क्रॉस सी के साथ डॉट ले लो। सोचो, तो इफ आई टेक डॉट विद बी क्रॉस सी, तो मानते हो सर लैम्डा वैनिश्ड, अरे जीरो, बी डॉट बी क्रॉस सी जीरो, सी डॉट बी क्रॉस सी जीरो, वी आर लेफ्ट विद बॉक्स एबीसी। क्या तुमको लग रहा है कि सर हाँ अब मेरे को ये इक्वेशन अब समझ में आई कि आर डॉट वेक्टर इक्वल टू स्केलर, ये इक्वेशन से मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। सही, अब तुम मुझे ओरली बता दोगे कि सर नॉर्मल वेक्टर कौन है एक प्लेन का, ये है नॉर्मल वेक्टर। सही है ना, आर डॉट एन बराबर डी। आइडिया क्लियर। तो आई थिंक गिवन द इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो भी मैं इसको अपने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक, तो जस्ट आइडिया मेरा ये था कि तुमको इस इक्वेशन से भी फैमिलियर होना चाहिए कि हाँ प्लेन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टू पैरामीटर। ओके, बाकी पॉइंट ऑन प्लेन के लिए तो तकलीफ होने की जरूरत ही नहीं कि सर पॉइंट ऑन प्लेन कोई एक पॉइंट आप बता सकते हो, तो वो तो बहुत इजी है। लैम्डा और म्यू को कुछ भी रैंडम वेरिएबल दो, तुमको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जैसे तुमने लैम्डा और म्यू दोनों को जीरो रख दिया तो देखो एक पॉइंट मिल गया। लैम्डा और म्यू को कुछ दूसरी वैल्यू रख दी कि सर लैम्डा को 0 म्यू को 1, देखो दूसरा पॉइंट मिल गया a प्लस सी, ये भी प्लेन पर है ना। लैम्डा को -1 रख दिया, म्यू को 0 रख दिया, a माइनस बी, ये भी प्लेन पर है। तो पॉइंट ऑन प्लेन तो मैं बहुत सारे निकाल सकता हूं, ठीक है ना। अब चलो एक अगेन मैं तुमको प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, है ना, मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो एज ए प्रॉब्लम मुझे आंसर करना। यू आर गिवन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक, हैविंग इक्वेशंस find equation of plane containing two lines. Containing given line. सबसे पहले बताओ ये दो लाइन जो मैंने दी है ये कोप्लेनर है भी कि नहीं? Will they lie in same plane? है ना, ऑब्वियसली सर इंटरसेक्टिंग लाइन दी है आपने, है ना। सही है, कपिल, अनमोल, आरव, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ गए। मौर्यन, चंदन, यार ये क्या लिख रहे हो, के टाइम्स? पढ़ाई करो पढ़ाई। रौनक, बीच में डॉट लगा रहे हो, है ना, कुछ लोग बीच में डॉट मिस कर रहे हैं। ओके, मेरे हिसाब से सभी का लगभग आंसर आ गया। तो आई गेस प्लेन निकालने के लिए व्हाट, है ना, कौन से क्वांटिटीज मुझे चाहिए होते हैं? नॉर्मल वेक्टर, मेरे ख्याल से प्लेन
लाइंस को कंटेन कर रहा है तो लाइन पैरेलल टू प्लेन होगी ऑब्वियसली। इसका मतलब है सी वेक्टर पैरेलल टू प्लेन, और पैरेलल टू प्लेन होने का मतलब समझते हो, एन वेक्टर का परपेंडिकुलर। बी वेक्टर पैरेलल टू प्लेन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर। अब तुम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट तो कुछ ज्यादा ही अच्छा आने लगा है ना, कि सर दो वेक्टर का परपेंडिकुलर अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो योर एन वेक्टर इज बी क्रॉस बी। दिस इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी। बस एन वेक्टर आ गया, वन पॉइंट ऑन प्लेन। क्या ना सर ये पोजीशन वेक्टर ए ले लो ना, लाइन प्लेन में लाई कर रही है तो पोजीशन वेक्टर ए प्लेन में लाई करेगा। तो मेरे ख्याल से योर आंसर बहुत इजी है ना सर। सबसे आसान चैप्टर पढ़ रहे हो तुम लोग, अभी तुम लोग को प्रूव कर दूंगा, ठीक है, कि अब तक की मैथ्स में सबसे इजी चीज अब पढ़ रहे हैं हम। इजी। चलो एक प्रॉब्लम और देता हूं, है ना। हाँ, अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा ना, तुमको बस कंस्ट्रक्शन से समझा देता हूं। ए लाइन एंड ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, फाइंड प्लेन, find equation of plane containing the line and containing the point। करो जल्दी। find equation of plane containing the given line and the given point। हाँ ठीक है आदर्श, सही था वो। अब अगला करो, अगला आगे मूव करो। बिल्कुल ठीक आदर्श। शिवम, स्वयं, मौर्यन, आयुष, कपिल, एमडी, है ना काफी आसान, आर्यन, प्रखर। ओके, काफी लोग सही आंसर बोल रहे हैं कि सर आप तो फिर से नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर के लिए कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू नॉर्मल या पैरेलल टू प्लेन, है ना। तो एक वेक्टर तो बी हो गया, प्लेन का पैरेलल है तो नॉर्मल वेक्टर का परपेंडिकुलर है। अब मुझे लगता है कि एक वेक्टर मुझे और चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये लाइन पर कोई एक पॉइंट पोजीशन वेक्टर ए को आई ज्वाइन टू पी। मानते हो ये जो वेक्टर है p माइनस ए, ये भी तो परपेंडिकुलर टू n वेक्टर होगा। कई लोग समझ गए कि हाँ होगा, बिल्कुल पैरेलल टू प्लेन है भाई, पॉइंट और लाइन दोनों प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये वेक्टर पैरेलल टू प्लेन मतलब परपेंडिकुलर टू n। बस मुझको दो वेक्टर मिल गए जिसको n वेक्टर परपेंडिकुलर है, दिस एंड दिस, तो योर n वेक्टर इज अलोंग दिस। और अब तुम जानते हो, ठीक है सागर, कि आई नो n वेक्टर, नाउ आई वांट वन पॉइंट ऑन प्लेन। तुम्हारे पास दो चॉइस है, सर a यूज कर लो, p यूज कर लो, जो तुम्हारा मन करे, r माइनस a या p डॉट इज जीरो। एक्सट्रीमली इजी, बहुत आसान है ना। देखो प्लेन की इक्वेशन निकालना कितना इजी है, हम कोई फॉर्म्स बना ही नहीं रहे, कोई फॉर्मूले बना ही नहीं रहे, और क्वेश्चंस बन रहे हैं। नहीं ठीक है हसन, ठीक है हिमांशु, जितने लोग का मैच कर रहा है आंसर वो लोग देख लें कि हाँ
फाइन। अब चलो थोड़े से तो फॉर्मूले पढ़ें, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल फॉर्मूले ही नहीं है प्लेन्स में, है ना। तो अब थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। तुमको स्ट्रेट लाइन से काफी सिमिलैरिटी दिखने वाली है। लेट अस नो अबाउट नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है लक्ष्य, अब नेक्स्ट ध्यान दें। तो जैसा स्ट्रेट लाइन में तुम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हो ना, बिल्कुल वैसा ही थॉट है। यू आर गिवन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है P। ठीक, आई नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड ऑल्सो, मैंने कहा ना तुम अगर मैच करने की कोशिश करोगे तुमको पूरी सिमिलरिटी नजर आएगी। लाइन की नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या बातें दी होती थी, एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया जाता था, एक वो जो परपेंडिकुलर एंगल बनाता था विद एक्स एक्सिस, है ना, अल्फा। तो उस एंगल का पर्पस क्या था, डायरेक्शन डिफाइन करना, कि सर उस एंगल अल्फा की मदद से डायरेक्शन डिफाइन होता था। तो कुछ वही सिमिलर आइडिया, तुमको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है और ये जो परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में है ना वो यूनिट वेक्टर पता है, एन कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इज नोन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज नोन। ठीक, परपेंडिकुलर टू प्लेन यूनिट वेक्टर is known, given, as well as distance of origin from plane। and ठीक, अब मैं जानना चाहता हूं कि इतनी इंफॉर्मेशन से क्या प्लेन डिटरमिन हो जाएगा, प्लेन की इक्वेशन डिटरमिन हो जाएगी। तो वो ट्राई करते हैं, प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। ठीक, अब मैंने क्या किया, तुम तो जानते हो कि सर प्लेन की जब इक्वेशन लिखनी होती है तो लोकस, ठीक कह रहे हो नुमेर, लोकस, तो लोकस का मतलब है कि यू टेक एनी पॉइंट, आप इस प्लेन में कहीं भी एक जनरल पॉइंट लिख लो आर। तुम लोकस निकालने जा रहे हो ना यार, तो आई कंसीडर्ड पोजीशन वेक्टर आर। अब अगर इस डायग्राम को गंभीरता से देखोगे तो तुमको प्रोजेक्शन दिख जाएगा, सही कहा ना अश्मित। तो आई थिंक लोगों ने ओ को पॉइंट से ज्वाइन किया एंड दे सेड कि सर इसका प्रोजेक्शन ऑन, भाई प्रोजेक्शन तो वेक्टर का वेक्टर पर लिया जाता है, तो किस वेक्टर पर प्रोजेक्शन, कहना सर वो वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उस पर प्रोजेक्शन, जिस पर प्रोजेक्शन लिया जाता है। ठीक, उसका मैग्नीट्यूड तो किसी काम का होता नहीं, होने तो इतना छोटा सा सेगमेंट। ठीक, तब भी अगर मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा r-0 तो प्रोजेक्शन p के बराबर आएगा, सही है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन, सोचो, n इज इक्वल्स टू p। ठीक, तो r डॉट एन कैप इज p। अब इसमें कुछ लोग मुझे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि सर प्रोजेक्शन तो नेगेटिव भी आ सकता है ना। तुम लोग को ये ऑब्जेक्शन आएगा ना कि सर आपने इतना कॉन्फिडेंटली यहां पर बराबर p लिख दिया यार, ये तो गलत बात है, कहीं प्रोजेक्शन नेगेटिव हुआ तो। ठीक, तो मुझको एक बात बताओ,
क्या मेरे पास दो एन कैप हैं कि नहीं? प्लेन को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दो होते हैं कि नहीं होते हैं? है ना? तो मानते हो जिस एन कैप के साथ डॉट तुमको पॉजिटिव देना, ये वो एन कैप है। भाई तुम्हारे पास दो चॉइस है भाई एन कैप की। कुछ दिमाग में गया तो अगर मैंने मॉड नहीं लगाया है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि सर ये वो एन कैप है जिसके साथ डॉट लेने पर इक्वल टू पॉजिटिव ही आया, राइट? आइडिया क्लियर? तो नाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, ये हम याद करेंगे कि नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन चलो एक तुमको एनसीईआरटी जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, ठीक है ना? वो बहुत अच्छा, वाकई में तुमको एकदम एलिमेंट्री सिखाता है वो, कि इसका यूज सीखो, ये कैसे यूज करते हैं, है ना? बाकी बात अलग है कि वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं बताता है, लेकिन वो टू द पॉइंट बहुत अच्छी बातें कवर करता है। अब लोग उसी को घुमा घुमा करके सवालों में यूज करते हैं कि देखो इससे हम ये सवाल भी पूछ सकते हैं, हम इससे ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो सिक्स इज जीरो। प्रॉब्लम इज write this equation in normal form. ठीक है? प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना? ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन की तुमको देखना गहराई कितनी पता पड़ेगी कि सर इस क्वेश्चन के थ्रू मेरे को कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकलती है ना? तो चलो इसकी बात को मानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना? कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ आर डॉट एन कैप इज पी। तो सबसे पहली बात, क्या तुमको ये बात क्लिक कर रही है कि सर आर का जो कोफिशिएंट है उसको यूनिट वेक्टर बनाओ सबसे पहले, है ना? तो जो कोफिशिएंट है वही तो एन वेक्टर होता है, तो उसको यूनिट वेक्टर तुम नहीं बना पाओगे कि सर 2 -3 1 का मॉड निकालो यार। 4 + 9 + 1 कितना हुआ? √14। तो आई थिंक इन नॉर्मल फॉर्म आर डॉट, ठीक, अपॉन √14 आई डिवाइडेड √14 6/√14, सही? अब तुम इंटेलिजेंटली मुझे बोलोगे कि सर यहां पर मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए क्योंकि इधर P लिखा जाता है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या तुम समझ गए, ठीक है ऋतुराज, कि व्हाट इज योर एन कैप? तो आई थिंक आई हैव टेकन, तो यहां पर लिखना पड़ेगा -2i, दिमाग लगाओ यार, +3j -k। आई थिंक दिस इज व्हाट द आंसर इन नॉर्मल फॉर्म। ये है नॉर्मल फॉर्म, सही है? अब तुमको इसके एडवांटेज समझाता हूं कि नॉर्मल फॉर्म से मेरे कौन से अच्छे पर्पस सॉल्व हो गए। कि यार प्लेन की इक्वेशन दी गई थी मुझे, उसको नॉर्मल फॉर्म में हमने लिख करके क्या अचीवमेंट कर लिया, ठीक? तो एक अचीवमेंट तो ये हुआ कि तुमको नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन से ओरिजिन से डिस्टेंस का आंसर करना आ गया। एक अचीवमेंट तो ये है कि बताओ प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा आंसर, ठीक? अब एक अचीवमेंट और बताता हूं, राइट? ये प्लेन है ना? जहां तुमको मर्जी हो ओरिजिन दिखा दो, जहां तुमको ओरिजिन दिखाना हो,
है ना, कि सर ये ओरिजिन है। तुम इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड थे ना कि सर दो तरह के नॉर्मल वेक्टर होते हैं, है ना, एक ओरिजिन से प्लेन की तरफ होता है और एक प्लेन से ओरिजिन की तरफ होता है। जल्दी से हाँ बोलो इस बात को, बोलो बोलो कि हाँ सर, एक नॉर्मल वेक्टर प्लेन से ओरिजिन के टुवर्ड होगा और एक नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से प्लेन की तरफ होगा। ठीक, तो क्या तुम सोच सकते हो ये कौन सा नॉर्मल वेक्टर है? ये ओरिजिन से प्लेन की तरफ वाला नॉर्मल वेक्टर है। एन कैप। कारण, अरे आप प्लेन का कोई भी पॉइंट लीजिए और उसको ओरिजिन से ज्वाइन कीजिए, तो मानते हो जब r माइनस, तो जब आप n इस डायरेक्शन में लोगे तब एंगल एक्यूट बनेगा, और r डॉट एन कैप पॉजिटिव चाहिए था ना। कुछ बात समझ में आई? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझको सीखने को मिल गई नॉर्मल फॉर्म से, कि मैं ओरिजिन टू प्लेन, प्लेन टू ओरिजिन नॉर्मल वेक्टर पहचानना सीख गया। समझो, जो कि कभी किसी टफ सवाल में काम आएगा, इजी में नहीं आएगा। किसी बढ़िया सवाल में ये लॉजिक कभी ना कभी मेरे काम आ सकता है। ठीक, आइडिया क्लियर? जल्दी से यस बोलो यार, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ठीक, ओके। नाउ थोड़े से फॉर्मूले और जो याद करने हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो बिल्कुल सेम जैसा स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे। तुमको प्लेन का इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पर नोन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। इंटरसेप्ट का तो मतलब समझते हो ना, जहां पर एक्स एक्सिस को प्लेन कट करेगा। एक लाइन और एक प्लेन कितने पॉइंट पर मीट करेंगे बताओ? लाइन एंड प्लेन अगर मीट कर रहे हैं तो कितने पॉइंट पर? भाई हो सकता है सर आपकी लाइन मीट ही ना करे, आपका प्लेन इसके पैरेलल हो जाए तो मीट ही नहीं करेगा, लेकिन अगर मीट करेगा तो कितने पॉइंट पर? ओनली वन। ये रहा प्लेन, एक ही तो पॉइंट होगा। ठीक, चाहे कैसा भी लो, है ना। और हो सकता है कि सर प्लेन कंटेन ही कर ले लाइन को, तो अगर कंटेन कर लेगा तो इनफाइनाइट। ये सब याद मत करना यार। ठीक, थोड़ा दिमाग को फ्री छोड़ो, है ना, कि सर दिमाग को आराम करने दें। राइट, ज्यादा याद कराएंगे तो दिमाग थक जाएगा, तो इस पर ज्यादा प्रेशर लोड नहीं डालना है। राइट, जितना ज्यादा हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं, जितनी ज्यादा कॉपी भरते हैं, तो उतना ज्यादा हमारे दिमाग में टेंशन होता है कि मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं गया, भूल तो नहीं गया, बार बार रिवाइज एंड दिस एंड दैट, है ना। उसकी बजाय हम लोग सीधा सवाल करें, सवाल करते वक्त हम सोचें तो देखो दिमाग को कितना कम लोड पड़ा। तुमने सिर्फ सवाल के समय अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, तो दिमाग की एनर्जी जो है वो कंजर्व थी, तुम उसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहे थे। तो सीधा तुमने सवाल के समय दिमाग का इस्तेमाल किया, तो क्योंकि उस पर ओवरलोड था ही नहीं, तो वो उस वक्त काम करेगा। ठीक है, और ज्यादा याद करते हुए, ज्यादा कॉपी, इतनी मोटी कॉपी, है ना सर, पन्ने पलटा रहा हूं, तो एग्जाम के समय कुछ काम ही नहीं करेगा, सब बैठ जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी में जो लिखा होगा वो पूछेगा नहीं, वो थोड़ा सा घुमा देगा, और जहां उसने घुमाया तो तुम सोच ही नहीं पाओगे कि यार ये तो मेरी कॉपी में लिखा ही नहीं था। ठीक है ना, तो इसीलिए दिमाग पर लोड ज्यादा नहीं देना है अपने को। कब देना है? सिर्फ सवाल करते समय देना है, तो उस वक्त दिमाग तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेगा कि यार ये बढ़िया बंदा है,
ये ज्यादा मेरे को परेशान नहीं करता है, इसकी हेल्प कर देते हैं। ओके, तो आई थिंक आई नो पॉइंट वेयर प्लेन मीट एक्स एक्सिस, लेट a कॉमा 0 कॉमा 0। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस भाई y0 z0 है ना, y एक्सिस 0 b 0, z एक्सिस 0 0 c। अब ये मत सोचना कि सर प्लेन तो ट्रायंगल है, प्लेन इनफाइनाइट सरफेस होता है, ठीक। हाँ, ये ट्रायंगल उस इनफाइनाइट सरफेस में लाई कर रहा है। ओके, सो दिस इनफाइनाइट सरफेस की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं, ठीक। ऑब्वियसली मैंने एज्यूम किया है कि सर एबीसी को नॉट जीरो मान लो, है ना। लेट ए नॉट जीरो, बी नॉट जीरो, सी नॉट जीरो। अब मानते हो तुम अपनी आदत पे आ जाओ, सर कि मेरी तो आदत है एन वेक्टर ढूंढने की। तो एन वेक्टर किसी को याद है क्या? कोई मुझे ओरली बता सकता है कि सर मैं आपको बहुत फास्ट एन वेक्टर बता सकता हूं? अरे यार, तुम तो डायरेक्ट आंसर लिखने लग गए। प्लेन का आंसर नहीं पूछा है, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। एन वेक्टर, हाँ तो हाँ बिल्कुल सही आदर्श। तो तुमको याद होना चाहिए ना कि सर वो साइक्लिक फॉर्म ए आई कैप बी जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई थिंक योर एन वेक्टर बिकम ए बी आई जे के कैप प्लस बी जे सी के बी सी आई कैप सी के कैप ए आई कैप सी ए जे कैप। मैंने नॉर्मल वेक्टर सही लिख दिया क्या? है ना, है ना। अरे यार, कितना तो कम याद करवाता हूं, है ना। तो जरा से तो रिजल्ट याद करवाए हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था हमने, ट्रायंगल का एरिया वेक्टर। बाकी ये एरिया के बराबर नहीं था, इसका हाफ था, है ना। ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू दिस, राइट। ये दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट आने से ये है, ठीक। अब मुझे लगता है कि नॉर्मल वेक्टर आई नो, पॉइंट ऑन प्लेन कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गोइंग टू बी r माइनस ए आई डॉट एन वेक्टर। इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। r डॉट एन, आर डॉट एन बराबर डी, है ना। जिस फॉर्मेट से तुम फैमिलियर हो उस फॉर्मेट में लेके जा रहा हूं कि सर आर डॉट वेक्टर बराबर स्केलर। तो जरा डॉट लो यार, ए का डॉट। तो तुम समझ पा रहे हो ना कि सर ओनली एबीसी, बाकी सब तो डॉट जीरो हो गए, आई डॉट जे, आई डॉट के। ये आंसर आ गया। चाहो तो इसको और गुड लुकिंग बना सकते हो कि सर आई कैन राइट आर डॉट 1/a 1/b 1/c इज 1। तो इसको कार्टीजन में लिख के दिखाऊं, क्योंकि लोग कार्टीजन में रिजल्ट को रटना प्रेफर करते हैं, और जो लोग करेंगे वही मैं भी करूंगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टीजन फॉर्म इज लाइक दिस। आर वेक्टर तो समझते हो, एक्स वाई जेड। इज 1, रट लो, ठीक है। तो आई विल डायरेक्टली अप्लाई इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ its intercepts on coordinate axis are known। सही, एकदम कॉपीड लग रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में सेम आंसर था।
अगर तुमसे कोई ट्रायंगल एबीसी, ये जो 3 पॉइंट है ए बी सी, इसको ज्वाइन करके ट्रायंगल का एरिया पूछता है, तो हालांकि याद तो नहीं करना है, बिल्कुल मैं याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बस ओरल पूछ रहा हूं तुमसे। ट्रायंगल का एरिया कितना आया, एबीसी एरिया? मेरे ख्याल से कुछ मत करो, कहना सर ये लिखा तो है हाफ मॉड एन आंसर हुआ, तो आंसर इज हाफ, ये राम एन वेक्टर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल देंगे, ठीक है ना। मॉड एन और एन वेक्टर तुम्हारे सामने, तो मॉड तो तुमको लिखना आता ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ओनली रिमेंबर दिस, ओके। बस नॉर्मल सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन को याद रखना है, ठीक। ओके अब थोड़े से फॉर्मूले और है ना कि सर लेट्स ऑब्टेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। You are given a plane, एक प्लेन दिया है और एक पॉइंट दिया है, ऑब्वियसली पॉइंट नॉट लाइंग ऑन प्लेन, पोजीशन वेक्टर, सही। बिल्कुल वेक्टर 3D मंडे को खत्म हो जाएगा। तो आई वॉन्ट टू ऑब्टेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो वैसे तो तुम लोग मुझे बता दोगे, मुझे पता है कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस प्लेन में कहीं कोई एक पॉइंट एज्यूम किया, मान लो पोजीशन वेक्टर R1। अब देखना तुम्हारे में से कई लोग मुझे सजेस्ट कर देंगे हाउ टू राइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ देखो तुरंत आंसर भी आने लग गए। है ना, बिल्कुल ठीक। तो लोगों ने पहचान लिया कि सर प्रोजेक्शन, तो आई थिंक R माइनस पी वेक्टर, R1 माइनस पी का प्रोजेक्शन ऑन एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो एन होता है ना, डजेंट मैटर कि नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक यू इजिली अंडरस्टैंड कि सर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लो ऑन एन, और अब तुम जानते हो कि सर प्रोजेक्शन तो नेगेटिव भी आ जाता है, तो ये जो एल लेंथ है, डिस्टेंस डी, रुक जाओ तुम डी में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आर डॉट एन इक्वल टू डी एल, एल, तो क्या मैं बोलूं, दिस इक्वल टू एल, ठीक। अब मानते हो आंसर को R1 में लिखना तो प्रेफर करोगे नहीं कि सर क्या पॉइंट मानना पड़ेगा क्या प्लेन पे, कि प्लेन की इक्वेशन पे जाओ, z को 0 रख दो, y को 0 रख दो और x निकाल लो, है ना। तो मेरे ख्याल से R1 को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। मानते हो R1 लाइज ऑन प्लेन, तो क्या R1 डॉट एन इज डी यूज करूं, तो R1 डॉट एन, अरे बुद्धि लगाओ यार, R1 लाइज ऑन प्लेन, तो आई कैन राइट d माइनस पी डॉट एन अपॉन मॉड एन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिमेंबर, अब रटने का तरीका देखो वही है जो तुम लाइन में पढ़ते आए थे। लाइन में तुमने क्या पढ़ा था,
कि सर लाइन की इक्वेशन को सबको वन साइड ले आओ, तो वही सेम तरीका मैं यहां बोल रहा हूं कि प्लेन की इक्वेशन गेट ऑल टर्म्स वन साइड, आर डॉट एन माइनस डी। ठीक, अब जैसा तुम स्ट्रेट लाइन में करते थे बिल्कुल वैसे ही कि सर पुट कर दो, पॉइंट पी को पुट कर दो, है ना। तो भाई देखो, मेरे को तुम्हारी फैमिलियरिटी वेक्टर से चाहिए, ध्यान रखना। मैं एक्स वाई जेड में इक्वेशन लिखवा लिखवा के नहीं करता, मुझे वेक्टर से बहुत ज्यादा लाइकिंग है ना, कि आप वेक्टर में रह के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो मानते हो आई रिमेंबर कि सर पुट कर दीजिए, पी डॉट एन माइनस डी हो गया, टेक मॉड। ओके, अब तुम ध्यान रखते हो कि सर वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्ट्रेट लाइन में सिखाते थे। ठीक, अब मुझे बताओ क्या प्लेन की इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर, क्या वो मॉडर्न होता है कि नहीं होता है? बुद्धि लगाओ। अरे यार, जो एन वेक्टर होता है वो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट ही तो है, और फिर उसका अंडर रूट, क्या उसको मॉडर्न नहीं बोलते हैं? तो देखो कितना इजी है टू रिमेंबर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, कि प्लेन की इक्वेशन ऑल टर्म्स वन साइड, पुट पॉइंट एंड देन डिवाइड बाय मॉडर्न, राइट। तो आई विल डायरेक्टली अप्लाई फॉर्मूला। ठीक, अब इसी बात को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अगर तुम कार्टेशियन में रिजल्ट को देखना चाहते हो कि सर ये कार्टेशियन में प्लेन की इक्वेशन आपकी अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड इक्वल टू डी है मान लीजिए, और जो पॉइंट पी है वो है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, तो तुमको ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा स्ट्रेट लाइन का ही रिजल्ट लिख दिया मैंने। तो L इज गोइंग टू बी अल्फा x1 बीटा y1 माइनस डी मॉडुलस अपॉन अंडर रूट। सही है, इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूलेस तुमको याद रखने, ठीक है। तो नॉट ओनली कार्टेशियन, आई एम इक्वली कंफर्टेबल विद वेक्टर रिजल्ट ऑल्सो, ठीक है। मुझे इस रिजल्ट में भी कोई तकलीफ नहीं है। इजी, क्विकली। ठीक, अरे होमवर्क तो बता ही दूंगा, डोंट वरी। बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक और एप्लीकेशन बिल्कुल कॉपीड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। भाई टू पैरेलल लाइंस का भी डिस्टेंस तुमने सीखा था ना, तो टू पैरेलल प्लेन्स का भी डिस्टेंस सिखा रहा हूं। r डॉट एन d1 d2, ओके। नहीं, होमवर्क मिलेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है जो तुम सोच रहे हो कि सर फॉर्मूला होगा d1 माइनस d2 अपॉन मॉड n। रीजन फट से एक लाइन में आएगा कि एक काम करते हैं, एक कोई पॉइंट लेते हैं, पोजीशन वेक्टर r1, सही, और इसका डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं। तो पॉइंट का डिस्टेंस तो मैं अब यूज कर सकता हूं कि मैंने एक पॉइंट प्लेन पर ले लिया और उसका डिस्टेंस फ्रॉम अदर प्लेन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से r1 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन, तो डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला r1 डॉट n माइनस d2 अपॉन मॉड n। एग्री? यही होगा ना आंसर। अब तुम समझ पा रहे हो कि r1 लाइज ऑन प्लेन 1, तो क्या मैं यूज करूं कि सर r1 डॉट n तो d1 है, तो r1 डॉट n इज d1, आई गेट द रिजल्ट। इजी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल प्लेन्स। ठीक, क्विकली होमवर्क कैसे छोड़ सकते हैं? क्लास तो अब सैटरडे है ना, कल थोड़ी है, तो टाइम है तुम्हारे पास करने का। अब एंगल की बात देखो, एंगल बिटवीन लाइंस हम जानते हैं, एंगल बिटवीन प्लेन्स वो भी हम जानते हैं। बात करते हैं एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। एक प्लेन और एक लाइन का एंगल कैसे निकालते हैं? कल क्लास ओनली 12th की है ना। 12th क्लास वालों को मालूम है कि कल के दिन जो क्लास हमारी है वो डीई की क्लास है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ड्रॉपर्स बैच नहीं है। ठीक है, तो कल के दिन हम लोग डीई पढ़ेंगे, सैटरडे को हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, सोचो कि सर ये एक प्लेन है ना, और एक लाइन है ए प्लस लैम्डा एम, तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालें? ठीक, तो तुम तो समझदार हो कि सर एंगल निकालने के लिए हम तो दो वेक्टर से करते हैं क्वेश्चन, कि आप दो वेक्टर का एंगल निकालो। तो तुम अच्छी तरह समझते हो कि सर लाइन के लिए रिप्रेजेंटेटिव तो आप एम वेक्टर यूज करोगे, और प्लेन के लिए एन वेक्टर, है ना। तो एम वेक्टर कहीं भी ले लो यार, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर को मैं यहां से ही दिखा दूं, परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर। तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर प्लेन और लाइन का जो एंगल है, मान लो थीटा, तो अगर आप एन और एम वेक्टर पर डॉट लगाते हो कि सर एन और एम के बीच का एंगल, तो यू विल नॉट गेट थीटा, यू विल गेट पाई बाय 2 माइनस थीटा। सोचो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एन एंड एम? इज गोइंग टू बी पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना। तो मैंने एन और एम का डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, और एक्यूट तो तुम बना ही लेते हो ना, तो दिस इज गोइंग टू बी cos पाई बाय 2 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा। आसान बात है ना, आराम से सोची जा सकती है कि ऑब्टेन एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर एंड परपेंडिकुलर वेक्टर, दैट इज पाई बाय 2 माइनस थीटा एक्चुअली। ओके, cos ऑफ, इजी। पहले होमवर्क लिख देता हूं, ठीक है, वो एक सवाल भी बताना था, चलो बताता हूं, हटाओ यार, पहले होमवर्क लिख दूं, है ना। 13 तक, अब मालूम है क्वेश्चन मेरे को बहुत देखने पड़ेंगे। 14 जो मैं लिखूंगा बस वही करके आना, ठीक है। ओनली 15 का ए पार्ट करना है। रुको रुको, अरे यार, हटाने वाले पार्ट लिखता हूं, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 14 टू 14 से लेकर अब इसमें 3D बहुत घुसा हुआ है, थर्टी तक, ठीक है। अब मैं हटा रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन तुमको नहीं करने। तुमको 14 नहीं करना है तो रुको, 14 पहले ही हटा दो कि सर यहाँ 15 लिखो, 15 से 30,
यू विल नॉट सॉल्व 15 का बी पार्ट, नहीं करना है। 16 का बी पार्ट नहीं करना है। 17 का ए पार्ट, सेवनटीन का सी पार्ट। अरे तो बहुत दिक्कत कर रहा है मेरे को तो, है ना। मैच द कॉलम 17E का थर्ड पार्ट। हटाओ, 17 का ई भी हटा दो। और 18, 19, 18 डी पार्ट, 19 का सी कॉमा डी, 21, 22, 26, 28 एंड 9। ये वो क्वेश्चन है जो नहीं करने। ओके, लीव। तो अभी सिर्फ इतना ही होमवर्क दिया है मैंने, 15 to 30, जिसमें ये पार्ट तुमको छोड़ने हैं। समझ गए? तो तुमको वो फॉर जनरल नॉलेज वो क्वेश्चन बता दूं, कॉन्करेंसी। फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई क्या? चलो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का लेकिन मैं एंड में बताऊंगा, क्योंकि दैट इज वेरी अनइम्पॉर्टेंट। तो अगली क्लास में भी मैं शुरू में पहले होमवर्क, क्लास, अगर समय बचा तो उस क्लास प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई, गुड नाइट, जय हिंद।